नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 30 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी, बिकॉज इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल वर्क फॉर मी, और किसी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो कर लीजिएगा, बाकी इट्स ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। और पूरे 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और हमें वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है कि जो साइन थीटा है आपका वो बराबर में माइनस कॉस थीटा बराबर में 0 दे रखा है। दूसरा, उन्होंने हमें चतुर्थांश की बात बता रखी है। क्या बता रखी है? ये सारी बातें प्रथम चतुर्थांश में हो रही हैं। और प्रथम चतुर्थांश के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे 0 to 90 डिग्री एंगल होते हैं। सारे एंगल इसके बीच में होते हैं। और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इसके बाद में हमसे कहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन की पावर 3 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 3 थीटा। अगर प्रथम चतुर्थांश में जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 जो दे रखा है, तो अगर कॉस थीटा को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से इस चतुर्थांश में कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें थीटा की वैल्यू जो है दोनों जगह क्या आती है? बराबर आती है, साइन थीटा में और कॉस थीटा में। तो वो हमारी थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है। और अब हम वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। वैल्यू रखते हैं साइन की पावर 3 45 डिग्री और प्लस 3 कॉस की पावर जो कितनी है? 3 और 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और जो है इसकी पावर 3 हो जाएगी प्लस 3, और ये हो जाएगी 1/√2 की पावर 3। इसकी वैल्यू करेंगे तो 1/2√2 आ जाएगा, प्लस में 3 और 1/2√2 आ जाएगा। फिर दोनों के हर बराबर हैं तो सिंपल से जुड़ जाएंगे। तो 1 प्लस का 3/2√2 मतलब आ जाएगा 4/2√2। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएंगे, और इससे 2 को इसको काटेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा √2। तो आंसर हमारा आ गया √2, जो कि हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है? तो आंसर नंबर सी में हमारा ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से, तो कोई भी हम ऐसे मीनार बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक मीनार है। ठीक है। और मीनार के शीर्ष बिंदु, ये ऊपर शीर्ष बिंदु हो गया, से 18 मीटर और 32 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है। तो मीनार के शीर्ष बिंदु से जो हैं 2 कोण हमें दे रखे हैं, और 2 उन्नयन कोण जो हैं वो पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब ये होता है जो भी 2 कोण हैं उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा वो किसके बराबर में होगा? योग जो होगा वो बराबर 90 डिग्री के बराबर यहाँ पे होगा। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई अगर हमने h मान ली है तो इससे 18 मीटर दूरी और इससे 32 मीटर की दूरी पर जो है 2 बिंदु, ये वाला 32 मीटर दूरी पर है और ये बिंदु जो है हमारा 18 मीटर की दूरी पर है। इनके नेम भी दे देते हैं A, B और C, और हमने कर दिया है D। ठीक है। तो अगर ये थीटा डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बाकी ये एंगल तो हमारा 90 है ही है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। तो इस तरह से हमें दे रखा है। इसके बाद में हमसे क्या कहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो है h हमें वो फाइंड यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे A, और इसके बाद में C और D, जो कि हमारा क्या है? बड़ा त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हम वैल्यू लगाते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये बराबर में क्या हो जाएगा? हमारा लंब बटे आधार, मतलब h/32। tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, और cot थीटा बराबर हो गया h/32।
2। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बी सी और डी में, ये भी क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा h अपॉन में 18। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, और ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ठीक है, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इजकल टू h अपॉन 32 और मल्टीप्लाई h अपॉन 18। कॉट थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी बराबर h स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 9। h जो हो जाएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसका जब अंडर रूट निकालेंगे 64 का मतलब हो गया 8, और जो है 9 का मतलब हो गया 3, तो कितना आ जाएगा 9 तियाँ और 8 तियाँ 24, तो 24 हमारा यहाँ पे आंसर निकला है। ठीक है, तो 24 जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में हमारा यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप 5 मीटर की जो है लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, हम बना देते हैं जैसे ये एक दीवार है और 5 मीटर की कोई सीढ़ी है, वो इसके सहारे में खड़ी है। ठीक है, इसके बाद में यह दीवार से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु को स्पर्श करती है, मतलब ये 3 हो गई, और ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है इस तरह से, तो यहाँ पे ये आ गई 4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, यदि सीढ़ी के निचले सिरे को, तो फिर से हम बना लेते हैं, एक ये दीवार है और ये निचले सिरे को खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। कितना खिसकाया जाता है, 2.6 मीटर खिसकाया जाता है। तो पहले ये 4 मीटर दूरी पर थी नीचे से, अब इसको खिसका दिया। पहले जो यहाँ तक थी ये पूरी 4 थी, और 4 से हमने कितना खिसका दिया 2.6, तो ये कितनी बची 1.4। अब इसको खिसकाया होगा तो ये 3 मीटर पे ना कर इसका सिरा कुछ ऊपर चला गया होगा, तो ये 3 मीटर तो है ही है हमारा, और कुछ सिरा इसका ऊपर पहुँच गया होगा। और सीढ़ी हमारी कितनी है, सीढ़ी तो 5 की है ही है। ठीक है, खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितनी दूरी जो है सिरा ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो 3 से कुछ ऊपर खिसक गया होगा, मतलब मान लीजिएगा वो h खिसक गया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, पहले वाले का हमने इतना निकाल ही लिया था 4, तो इसकी जो है 2.6 होगी तो 1.4 बचाई। तो इस तरह से कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 3 और ये प्लस का h का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे समझ लीजिएगा आप, इसको कंप्लीट को आप क्या करिएगा, सबसे बेहतर तरीका है इसको कंप्लीट को अभी आप h मान लीजिएगा। आपको तो पता ही है 3 + h है हमारा। ठीक है, इस कंप्लीट को h मान लीजिए। एक तरीका तो यह है, या इस तरह से भी निकल जाएगा। तो अगर कंप्लीट को h मानेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई आपको कम होगी, क्योंकि कभी हो सकता है कि आप इसको एक्सपेंड कर दें। हमें यहाँ पे इसको एक्सपेंड नहीं करना है, खोलना नहीं है जब हल कर रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस में कितना हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 25 वैल्यू। और 1.4 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारी 1.96, और बराबर h का स्क्वायर, या आप इसको चाहें तो 3 + h का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको खोलना नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। खोलेंगे तो समस्या हो सकती है आपको थोड़ी सी करने में, सवाल को हल करने में। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2304। ठीक है, 2304 आ गया, बराबर 3 + का h का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये 2304 को अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4.8 के बराबर आएगी, और बराबर आएगी 3 + h, क्योंकि स्क्वायर रूट चला गया है, मतलब यहाँ का स्क्वायर चला गया है और इसका अंडर रूट निकल आया। तो h बराबर 4.8 - 3 बराबर कितनी आ गई 1.8, जो है सिरा वो क्या होगा ऊपर की ओर खिसक गया होगा। ठीक है, तो इसका C इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
बाकी अगर हम कंप्लीट को एच वैल्यू लेंगे तो बाद में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि एच जो वैल्यू है उसमें क्या है 3 भी है, बाद में माइनस करेंगे तो वो ऐसे निकल जाएगा, दोनों चीज़ें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 1.5 kg जो है केक है, ठीक है, 10 बच्चों में बराबर बांटा गया, प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले 1.5 kg को हम ग्राम्स में बदल लेंगे, तो ग्राम्स में कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, और अब ये जो है आपकी यूनिट आ गई ग्राम्स में। और कितने बच्चों को बांटना है 10 में, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, बाकी ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100 150 ग्राम्स जो है पर स्टूडेंट को यहाँ पे मिला होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो सकती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 2 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना मिल जाएगा, 2 वर्ष में 5% की दर से, तो 10% जो है ब्याज मिल जाएगा। मतलब कोई राशि अगर 100 है तो 2 वर्ष बाद वो कितनी हो चुकी होगी, 110%, ठीक है। तो हमें वही दे रखा है 110% की जो है, 110% की जो है वो क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 26,400, 100% की हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो 26,400 मल्टीप्लाई बाई कितने से हो जाएगा, 100 से 100 की वैल्यू निकालनी है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 110, 0 से 0 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2 जीरो तो हमारे ये थे, 1 0 100 वाला था, तो 24,000 हमारे यहाँ पे निकला है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने शुरू किया, टोटल कितने यात्री हैं, 450 हैं, ठीक है। उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतर गए पहले स्टॉप पे। तो फर्स्ट स्टॉप की बात कर लें, फर्स्ट स्टॉप पे क्या, टोटल 450 थे, उसमें से 1/9 मतलब इसका 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 यात्री नीचे उतर गए, तो उनको हमने माइनस कर दिया। और 20 यात्री नए चढ़ गए, तो प्लस में 20 इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कितने टोटल बचे, फिर इसके बाद दूसरा स्टॉप आ जाता है, तो कितने बचे हमारे नेट 420, ठीक है। तो दूसरे स्टॉप की बात करते हैं सेकंड की, तो 420 तो वहाँ पर ही हैं। इसके बाद में 1/6 यात्री नीचे उतर गए, अब 120 का 1/6 मतलब 70 यात्री नीचे उतर गए, और 19 यात्री नए चढ़ गए, तो 19 प्लस में नए चढ़ गए। इसको माइनस करेंगे, 420 माइनस 70 350, 350 प्लस 19 369, 369 जो है सेकंड यात्री पर जो है बचे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, तो तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची, तो यहाँ से जब पहुंचेगी तीसरे पे तो कितने यात्रियों के साथ पहुंचेगी, 369 यात्रियों के साथ, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और क्रमशः 7 और क्रमशः 6 शेष हो जाए। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से जो है क्या कर देंगे, जितने जितने शेष बचें उनको माइनस कर देंगे, और बाकी जो संख्या हमारी यहाँ है उसका फिर हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 55 माइनस 3 52 करेंगे, 72 माइनस 7 करेंगे 65 करेंगे, और 126 वो 123 माइनस 6 करेंगे तो 117 आ जाएगा। 52, 65 और 17 का अगर HCF निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 13। तो 13 वो संख्या हो जाएगी जिसको अगर हम जो पूर्व में संख्याएँ थी हमारी 55, 72 और 123 को विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 शेष बचेगा और 6 शेष बचेगा। तो जो है हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई पुल है और पुल को भरने के लिए जो है 3 नल लगे हुए हैं हमारे, कितने 3 नल लगे हुए हैं टोटल, और 3 नल कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और तीसरा। तो 3 नल लगे हुए हैं। तीनों नलों की बात क्या है कि पहला नल भरने में 4 दिन लेता है, 4 डेज़ लेता है, ठीक है। दूसरा
नल 2 दिन लेता है उसको भरने के लिए, पुल को भरने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो है वो 12 हाफ घंटे लेता है। कितने लेता है? 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब हो गया हाफ डे, आधा दिन, ठीक है। तो वो लेता है हमारे आधा दिन लेता है। इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा 4, ठीक है। अगर 4 यूनिट पूल की जो क्षमता है, तो जो है जो फर्स्ट नल है उसकी जो है एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी? 1 एफिशिएंसी निकल आएगी। मतलब प्रतिदिन जो है वो 1 यूनिट भर के 4 यूनिट को 4 दिन में भरता होगा। इसी तरह से जो सेकंड वाले उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी? 2। मतलब वो प्रतिदिन 2 यूनिट भरता होगा और 2 दिन में वो 4 यूनिट भर के उसको कंप्लीट करता होगा। इसी तरह से तीसरे वाले की एफिशिएंसी निकल के आएगी 8। मतलब 8 एफिशिएंसी उसकी प्रतिदिन की है, और 1 दिन में वो कितना 8 भरता है, तो आधे दिन में वो कितना भर देगा? 4 यूनिट भर देगा, या 12 घंटे में जो है 4 यूनिट भर देगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? अगर तीनों को हम खोल दें तो टोटल टाइम लगेगा 4 यूनिट तो है ही है, और टोटल एफिशिएंसी 1 और 2 3 और 8 11 इतने डेज लगेंगे। तो इस तरह से आंसर देखें तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं। तो अब इसको हम हावर में बदल के देखते हैं, घंटों में बदल के देखते हैं। तो 4/11 गुणा 24, तो 24 चौक हो गए आपके 96, और 96/11 इसको काटेंगे तो 11 8 88, और यहाँ पे 88 के बाद कितने बचे हैं? 8, और 8/11, और ये कितने आ जाएंगे? घंटे आपके निकल आएंगे। मतलब जो है डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कोई 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है, तो बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तीसरी संख्या मान लीजिए 100, और एक संख्या ए है और एक संख्या बी है हमारी। तो ए संख्या जो तीसरी संख्या है उससे कितनी कम है? 15% कम है। 15% कम होने का मतलब यहाँ पे वो होगी 85। दूसरी जो संख्या है हमारी वो कितनी कम है? 32 कम है। 32 कम होने का मतलब वो कितनी हो गई हमारी? 68 हो गई, ठीक है। तीसरी संख्या हमने जो 100 मानी थी उस पर। इसके बाद में जो है हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो संख्या बी वैसे कितनी कम है? 17 कम है। लेकिन अगर हमें प्रतिशत में ये निकालना हो तो 17 कम है कितने से? ए से कितनी कम है? ए से ए कितनी है आपकी? 85, और जो है मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इतने प्रतिशत आपका यहाँ पे निकल आया। तो 17 को अगर हम 85 काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो कितनी आ गई? 20% कम है, ठीक है। तो संख्या बी संख्या ए से कितनी कम है? तो 20% कम है। इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि 2x माइनस 1 क्या है? एक गुणनखंड है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। वो क्या करेगा? इस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, अगर वो इसका एक गुणनखंड है तो, ठीक है। अब हम यही वैल्यू रखेंगे, इसके बाद में हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हो जाएगा 2 और x की पावर 4, तो x की वैल्यू रखी, उसकी पावर 4 कर दी, ठीक है। -7 और x की पावर 3 मतलब 1/2, और इसकी पावर 3, और प्लस x मतलब 1/2 प्लस k इक्वल टू में कर देंगे 0। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 और माइनस 8 क्या 16 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, पावर 4 है। -7 और यहाँ पे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, और प्लस में हाफ और प्लस k इक्वल टू 0। तो इसको देखेंगे तो 2 से हम इस 2 को कट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सही है। तो 1/8 माइनस 7/8 और प्लस 1/2 प्लस k इक्वल टू 0। एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे हम इन सब का। तो एलसीएम जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8 यहाँ पे एलसीएम हो गया। तो 1 -7 और प्लस का कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू में माइनस का k कर दिया हमने, ठीक है।
तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2 बचे हैं, क्योंकि 4 और 1 5, 5 और ये माइनस के साथ माइनस का 2 और बटे में 8, इसको इससे काट देंगे हम। ठीक है, तो माइनस के 1/4 और बराबर माइनस का के, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा और वैल्यू आपकी के की जो आ जाएगी निकल के वो आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो वो आंसर कौन सा है आपका? आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बहुत बड़ा सा दे रखा है लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं सवाल। तो वो हमें दे रखा है 56 और प्लस 185 प्लस 88 इंटू में फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 36 और प्लस 19। तो अब इसको हम पीछे से हल करते हुए चलेंगे आराम से। तो 36 का होता है 6 और प्लस में 19 बराबर ये आपका आ गया 25। ठीक है, तो 25। अब इसको आगे देखते हैं फिर। अब तो हो जाएगा 56 प्लस 85 और प्लस 88 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो इसको 25 और 88 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। तो 25 और 88 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 के हो गए हमारे यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 25 और 25 अट्ठे 200 के 0 हो गए 20, 25 अट्ठे 200 और 20, 25 अट्ठे 200 हो गए और 25 अट्ठे और 20 उसमें और ऐड हो जाएंगे तो 220 यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 220। ठीक है, और 2200 आपका ये निकल के आ गया। प्लस में जो है सॉरी एक मिस्टेक जो हो रही थी वो हम पे यहाँ पे उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सही। वो क्या हो रही थी 25, ये अंडर रूट में 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो निकल के वो हमारा निकल के आएगा 88 और मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा आपका 440। वही मैं कह रहा था ये क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, और जब 440 आ गया तो 440 और प्लस में 85 करेंगे आप तो 440 और प्लस में 85 तो 185 करेंगे। यहाँ पे भी 185 है, 185 करेंगे तो हो जाएगा 625। 625 का अंडर रूट करेंगे तो निकल के आएगा 25। तो वही यहाँ पे आ जाएगा, बचा के हमारा 56 और प्लस में 25 बराबर कितना निकल के आ गया 81 अंडर रूट में बराबर कितना आ गया 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल हमसे एडिशन ही पूछा है कि किसका जो है जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, बाकी जोड़ देंगे। 83 और ये 44 और पॉइंट 4 आगे 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर 4.44 इसके बाद में 4.604 और फिर इधर 43। ठीक है, तो ये जो तीसरा अंक है 4 हमारा, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं। बाकी 4 और 3 7 हो गए और फिर 6 4 10, 4 14, 14 8 22, 22 का 2 हो गया। एक हासिल उधर हमारा पहुंच गया, 2 हासिल उधर पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद इधर ऐड करते हैं तो 4 4 8, 4 3 12, 12 3 15 और 2 17। तो कितना आ गया 17 के साथ हासिल 1 हो गया, 4 4 8 और 1 9। तो आगे 97.274। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम आंकड़ों पे नज़र डालते हैं। तो आंकड़े आपका 11 है, 15 है, 8 9 और के है 11 है, 12 है, 12 है, 15 है, 14 है। अगर अभी इस आंकड़े पे नज़र डालें, के की वैल्यू अगर हमें ना पता है तो 12 यहाँ पे 2 बार है, इसके बाद में 15 भी 2 बार है। तो इस तरह से बहुलक अगर कहें तो यहाँ पे 2 बहुलक हैं, एक तो 12 है और एक 15 है। लेकिन अगर पूरे आंकड़े में के की कोई वैल्यू भी हो
और उसके बाद हमें दे रखा है कि नहीं, ये दोनों बहुलक नहीं है, बहुलक हमारा केवल 12 है। तो इसका मतलब के जो है, के की वैल्यू 12 रही होगी, तभी के की वैल्यू 12 रहेगी, तो 12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा आंकड़े में, और बहुलक हमारा तभी 12 हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वरुण, वरुण की आयु कितनी है, उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। मतलब वरुण की 3 है, तो उसकी अगर जो सिस्टर है उसकी आयु 1 होगी, या 3:1 में जो है उनकी आयु है। फिर इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 3x और x, ठीक है। कह रहा है 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा गुणनफल, 231 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद वरुण की आयु कितनी होगी, 3x, और प्लस में कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे हम, 6 जो है 6 वर्ष बाद के लिए अगर हम कहें तो x + 6, ठीक है। x + 6 किसकी आयु होगी, उसकी सिस्टर की होगी। 3 + x किसकी हो गई होगी, वरुण की हो गई 6 साल बाद। इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 231 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। फिर 3x की 6 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर 3x की 6 से करेंगे तो 18x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 6 की x के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और प्लस 36 हो जाएगा, बराबर 231 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x² प्लस में 24 हो जाएगा, और x हो जाएगा प्लस 36 माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, 231 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा और इधर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 24x, और इसको जब 36 माइनस करेंगे 231 में से तो कितने आएगा हमारा, 195, माइनस का 195, और इस टू में क्या आ जाएगा, 0। पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x², ठीक है, प्लस का 8x आ जाएगा, और माइनस का 3 से इसको करेंगे, 3 से करेंगे तो इसको है 3 × 6 = 18, और 3 × 5 = 15 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो x² और प्लस 13x माइनस 5x माइनस 65 बराबर 0। x कामन लेंगे तो x + 13, और माइनस का 5 कामन लेंगे तो x + 13, तो x - 5 और x + 13 = 0। तो जो फैक्टर की वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आई है, प्लस के 5 और कामा कितना आएगा, माइनस के 13। तो प्लस वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे सही है। और फिर हमसे पूछिए किसकी आ रहा हूँ, वरुण की आयु ज्ञात कीजिए। तो वरुण की आयु हो जाएगी 3 × 5, और ये कितनी हो जाएगी हमारी, 15 के बराबर यहाँ पे आ जाएगी, 15 ईयर, ठीक है। तो जो है आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में टोटल जो दौड़ है वो कितनी है, 200 मीटर की दौड़ है, ठीक है, 200 मीटर्स की यहाँ पे दौड़ है। कह रहा है सुरती की जो चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। सुरती तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल चुकी होती है। मतलब ये 18 मीटर हमने कर दिया, तो इधर जो कितना बचा है, 182 मीटर इधर बचा है, ठीक है। कितना बचा है, 182 मीटर यहाँ पे बचा है 18। जब बीना 18 दौड़ चुकी होती है तो क्या करती है, सुरती स्टार्ट करती है, मतलब बीना यहाँ पे पहुँच चुकी होती है। उसके बावजूद भी वह क्या करती है, 30 सेकंड से बीना को हरा देती है। तो बीना की हमें क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो है सुरती की चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर से, और 4 किलोमीटर की स्पीड से वो 200 मीटर को कितने समय में कवर करेगी, सुरती जो है 4 किलोमीटर की गति से, तो बटे में 4, 200 मीटर बटे 4,
और इसको जो है ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 सेकंड में, तो 5 नीचे 18 ऊपर पहुंच जाएंगे हमारे। ठीक है, 4 से इसको 4 पंजे 20, तो 20 से 20 कट गए और यहाँ पे हमारे निकला 180 सेकंड। उसको जो है 200 मीटर की डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा होगा सुरती को? 180 सेकंड। इसके बावजूद भी वो 30 सेकंड में किससे हरा देती है? किसको? बीना को। तो बीना को जो इस समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? 210 सेकंड। प्लस में 30 कर देंगे हम इसमें, तो 210 सेकंड किसको लगा होगा? बीना को। कितनी कवर करने में? क्योंकि जब जो है सुरती ने जो है चलना शुरू किया तो बीना 18 चल चुकी थी, तो मतलब 182 की डिस्टेंस को, 182 मीटर को कवर करने में कितना समय लगा? 210 यहाँ पे जो है समय लगा है सेकंड का। ठीक है, अब इसको जो है हमें सारी जो ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर प्रति आवर में, तो किलोमीटर प्रति आवर में कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए? तो वो करना पड़ेगा 18 और बटे 5। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 3 छक 18। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18 यहाँ पे हो गए। इसको काटते हैं हम 7 से 182 को काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं 14, तो 42, 7 छंग 42, तो ये आ गए हमारे 26 निकल के। तो 26 और 3 सत्ते 21 और 6 यहाँ पे आएगा 3, हमने यहाँ से काटा था कितने से? 3 सत्ते 21, मतलब ये 70 हो गए थे, और 3 छक 18। हाँ ठीक है, 6 आ गया, तो ये आ गया हमारा 26 और गुणा 6 और बटे 5, और ये 0 इधर बचा था, तो 26 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 156 और बटे में 50। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे अब हम, तो आ जाएगा हमारा 3.12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉप है और उस शॉप में अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। कहने का मतलब जो है, अगर किसी वस्तु का जो CP है वो 100 है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या कर दिया उन्होंने? 130 कर दिया। ठीक है, इसके बाद मालिक प्रत्येक वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है, तो 10% की छूट दे दी, कहने का मतलब 13 छूट दे दी, तो कितना पे बेची जा रही है वो वस्तु? 117 पर बेची जा रही है। ठीक है, इसके बाद एक सोफ़ा सेट कितने पे बेचा गया? 23,400 में बेचा गया, मतलब 117 की वैल्यू जो है वो 23,400 है। ठीक है, कह रहा उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, तो अर्जित लाभ हमारा कितना है? 100 की चीज़ थी, 117 में बेची, तो 17 लाभ है हमारा, मतलब 117 की वैल्यू दे रखी है और 17 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ठीक है, तो 234 हो जाएगा 17 की वैल्यू निकालने के लिए, और बटे में 117 और मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, इससे इसको काटोगे तो 2, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 17, और 17 दूनी 34, तो 3400 इसका क्या हो जाएगा? मुनाफा हो जाएगा। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 9 है मतलब x और y संख्या मान ली है हमने, कोई संख्या x और y है, तो उसके अंकों का योग x प्लस जो है y बराबर कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है, मतलब संख्या हमारी क्या होगी? 10x प्लस y, ये संख्या हमारी हो गई है। इसके बाद क्या कहा जाता है? कहता है यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए, मतलब संख्या जो है एक्स वाई ना करके बाई एक्स कर दी जाए, या 10y प्लस x कर दी जाए, तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए, तो ये नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो वो क्या होती है? मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। तो नई संख्या क्या हो गई हमारी? 10y प्लस एक्स, और इसमें क्या करा हमने? 9 को जोड़ दिया है। यदि नई संख्या में 9 को जोड़ दिया जाए तो ये जो नई संख्या आई है वो मूल संख्या हमारी क्या है? 10x प्लस y, और इसके कितने के बराबर हो जाती है? 3 गुने के बराबर हो जाती है। एक तो तरीका हमारे पास ये भी था इस प्रश्न को हल करने का कि बाई ऑप्शन चले जाते
तो भी हल हो जाएगा। बाकी हम आपको इसका डिटेल्ड बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो ये हो गया tan y और प्लस x और प्लस 9 बराबर, यहाँ पे हो गया आपका कितना 30x और प्लस में 3y। तो ये tan y और इधर 3y आएगा तो बचेगा 7y। कितना बचेगा, ओहो, बचेगा हमारा 7y और प्लस ये x उस तरफ चले जाए या इसी तरफ ले आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये माइनस का 29x बचेगा यहाँ पे हमारा। और ये 9 है हमारा, कितना है 9, 9 को उस तरफ को हम भेज दें तो वो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी, वो दे रखी थी कि जो है x प्लस वाई बराबर हमारा कितना दे रखा है 9 उन्होंने दे रखा है। या थोड़ा इसको हम इक्वेशन को और सही कर लेते हैं। वो कैसे सही करेंगे, पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हमारी आएगी 29x माइनस 7y बराबर 9, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ी सी हमने सही कर ली है। इसके बाद में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो ये वाली हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है, इससे हम वैल्यू यहाँ पे रखें तो वो हमारी संख्या क्या है x प्लस वाई बराबर किसके बराबर दे रखा है 9 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 यहाँ पे हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7y, तो 7y से 7y कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और ये 7x इसमें जुड़ेंगे तो हो जाएगा 36x और 9 और प्लस 7 में 63, 9 और 63 72 हो जाएंगे। तो 36x बराबर 72, तो x बराबर आपका कितना निकल आएगा 2 निकल आएगा, ठीक है। 36 से 72 को काटेंगे तो 2 निकल आएगा। इसके बाद में x प्लस वाई आपको दे रखा था, कितना दे रखा था 9, तो y बराबर निकल आएगा 7। तो संख्या तुम्हारी थी x और y, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 7 बराबर 27, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोई गोलाकार गुब्बारा है और उसमें कुछ हवा भरी हुई रही होगी पहले, और उस समय उसकी त्रिज्या जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी। इसके बाद उसमें थोड़ी सी एयर जो है हमने और भरी, हवा और भरी, और उसकी त्रिज्या बढ़ गई, और त्रिज्या बढ़ के कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब जो है त्रिज्या उसकी बढ़ गई। कह रहा है मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई भी गोलाकार वस्तु है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 और पाई से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि 4 तो 4 ही रहेगा और पाई की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट है। मतलब अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लें और इसकी कैपिटल आर मान लें तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आर स्क्वायर अनुपात कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। अब इसको काटेंगे तो 1:4 जो है इसका अनुपात आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:2। मतलब एक संख्या जो है हमारी क्या है 3x है, दूसरी 2x है। ये हमारी संख्याएं हो गई हैं। इसके बाद में जो है क्या दे रखा है, यदि पहली संख्या में से 3x माइनस 8, पहली संख्या में से 8 घटाया और दूसरी संख्या में से कितना घटाया है, मतलब 2x माइनस 6 घटाया है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। अब इस समीकरण को हल हम कर लेंगे तो 4 तियाँ 12x माइनस 4 8 32 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10x हो जाएगा माइनस 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 12x में से कितने जाएंगे 10x जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2x, और यहीं इधर 32 को लेके आए 32 में से 30 जाएगा तो बचेगा 2, तो x बराबर 1 आ गया। तो संख्या हमारी क्या आ जाएगा 3 गुणा 1 मतलब 3 और कामा 2 गुणा 1 बराबर 2। तो संख्या हमारी 3 और 2 आ जाएंगी जो कि बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे हैं कुछ प्रक्षेपण किए गए हैं, मतलब और उनका माध्य कितना है 42 है। तो 21 किए गए और 21 का जो है कितना है 42 है। क्या है माध्य 42 है उनका, तो उनका योग कितना रहा होगा, योग जो रहा होगा वो 21 गुणा 42 रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या बताया है कि 11 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है 50 है। ठीक है, शुरुआत के जो हैं 11 हैं पहले के, ठीक है, उनका कितना है, उन 11 का कितना है 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनका 50, शुरुआत के जो 11 हैं उनका 50 है, तो मतलब उनका योग कितना आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550 उनका योग आ जाएगा। इसके बाद अंतिम 11 का मतलब जो है टोटल 21 है, तो एक हमारा यहाँ पे कॉमन बन रहा होगा। अगर दोनों अलग अलग कॉमन नहीं बनेगा तो प्रक्षेपण हमारे 22 हो जाएंगे। तो अंतिम 11 का प्रक्षेपण का कितना है माध्य, उन्होंने बता दिया है 35 है। तो 11 का कितना है अंतिम वालों का 35 है। तो 11 पंजे 55 के 5 और 11 3 33 और 5 38, वो कितना आ गया हमारा 385 है। तो कह रहा है 11वें प्रक्षेपण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ लें हम। तो 11वां जो प्रक्षेपण होगा वो पहले इन दोनों को जोड़ लें, तो जिसमें जो है हमारा 11वां पद 2 बार लिया गया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 550 प्लस 385, ठीक है, और माइनस 21 गुणा 42, ठीक है 21%। अब इनको अगर हम जोड़ें तो जो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 आएगा, 8 5 13 का जो है 3 निकल के आएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 935 यहाँ पे निकल आएगा। और माइनस तो 21 दूनी 42 के 2 और 21 चौक 84 और 4 88, तो ये 88 हमारे मतलब 882 जो है हमारा 21 प्रक्षेपणों का आ गया। अब इसको अगर हम माइनस करें तो हमारा कितना आएगा, 5 में से 2 गए तो बचेगा यहाँ पे 3, और इधर में 13 में से 8 गया तो बचेगा 5। तो 11वां जो प्रक्षेपण रहा होगा वो कितना रहा होगा 53 रहा होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्वेश्चन में कहा है ABC एक स्पर्श रेखा है, ये जो है एक स्पर्श रेखा है, वैसे भी दिख रही है। इसके बाद में कहा है वृत्त के बिंदु पर स्पर्श करती, ये भी सही है। और जो है PQ, ये जो है PQ समांतर है किसके, आपके ABC की जो समांतर रेखा है वो ये AC के जो है वो क्या है समांतर है। ठीक है, फिर हमें जो बता रखा है, उन्होंने क्या बता रखा है, कोण QBC वो कितना है 70 डिग्री है। QBC जो है ये हमारा कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, फिर हमें जो कोण बताना है वो कौन से कोण की वैल्यू बतानी है, PVQ, इस कोण की वैल्यू हमें बतानी है, जो कि हमने मान ली मतलब थीटा मान ली है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो यह है कि ये दोनों समांतर हैं, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, वैसे ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं एकांतर कोण है 70 डिग्री हो जाएगा, समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काट रही है, तो ये भी एंगल जो है कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एक थ्योरम अगर आपको ध्यान हो, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होगी, वो क्या होती है, किसी स्पर्श रेखा द्वारा कोई भी जो जीवा है, और जीवा पे अगर हमने कोई स्पर्श रेखा डाल दी है किसी बिंदु पर, तो उस जीवा द्वारा जो एकांतर वृत्तखंड में कोण बनता है वो उस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो कोण 70 है हमारा QBC, ये जो कोण के बराबर होगा कोण QP और B के, मतलब ये कोण भी हमारा कितना होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण 70 डिग्री के हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया आपका, कितना होता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री मतलब 140 डिग्री तो है ही है। तो 180 से अगर हम 140 जाएंगे तो कितने बचेगा 40 डिग्री तो बचेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु है और उस वस्तु को 1785 में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु पहले 100 की थी तो 15% की हानि हो रही है, तो मतलब जो है वो 85 में बेची जा रही है।
ठीक है, तभी तो 15% की हानि। तो 85 की वैल्यू आपको दे रखी है, 85 यूनिट की वैल्यू या 85% की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अगर यही 100 वाली 85 में बेच दी, अब अगर हमें 15% लाभ है तो वो हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 115% में बेचनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, 85 की वैल्यू आपको दे रखी है और हमें वैल्यू कितनी की फाइंड करनी है, कितने की, 115 की। तो 85 की वैल्यू दे रखी है 1785 और 115 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1785 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 85 और मल्टीप्लाई बाई कितने से हो जाएगा 115। 85 से इसको काटें तो 85 दूनी 170 बच्चे 85, फिर 85 एकम 85, तो आ जाएगा 21 गुणा 115, 21 पंजे 105, 105 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, हाथ से लग जाएगा 10, 21 एकम 21, 21 और 10 31 का 1, हाथ से लगा 3, 21 एकम 21, 21 और 3 24। तो 24 और 15 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसका है, ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का, और जो है वो क्या है 1800 को जो है डिवाइड किया है 10 से, तो कितना आ जाएगा। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं पूरा, 1800 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस -2 और 1 + 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। इसको हल करें तो 17 माइनस 2 मतलब 15, 15 को 45 से भाग करेंगे तो कितने आ जाएगा 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2 1 3 और ये कितना आ जाएगा -6, 3 दूनी 6, तो -6 आ जाएगा। तो 2 3 6 और 18 छंगा 108, 1080 जो है इसकी वैल्यू आ गई, और -6 मतलब 1074 जो है वो इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 16 आदमी, ठीक है 16 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दे रखा है हमसे 24 महिलाएं मतलब वुमेन्स कितने दिनों में काम कर सकती हैं उसी काम को, 32 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे इस तरह से, तो 24 से 24 कट जाएगा और 16 से इसको काटेंगे तो 2 कट जाएगा। ठीक है, तो मैन अपॉन वूमेन एफिशिएंसी आ गई 2:1। ठीक है, कि आदमी 2 यूनिट काम करता है और वूमेन 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है हमसे कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया है। तो 16 मेल प्लस 16 वूमेन जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है, 12 दिनों तक काम किया है। तो 12 दिनों तक इनका काम कितना हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 16 दूनी 32 और प्लस 16 48 गुणा 12, इतना यूनिट जो है इन्होंने काम निपटा दिया। टोटल वर्क अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो 16 मेल कितने दिनों में काम करते थे, 24 दिनों में। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 24, टोटल जो काम आया वो 16 मल्टीप्लाई बाई 48 आया। तो रिमेन वर्क जो बचा है अभी कितना बचा है 12 दिन के करने के बाद, तो वो बचा है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 48। तो इधर अगर हम कॉमन ले लेते हैं 48 को, तो 48 मल्टीप्लाई 16 में से 12 जाएंगे 4। ठीक है, इतना जो है वर्क अभी हमारा बचा है। आगे हमसे क्या कहा है, इसके बाद में काम को छोड़ दिया हम लोगों ने, इतना काम बचा है। तो फिर 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा और कितने को कार्य पर लगाना चाहिए। तो इस रिमेन कार्य को करने कितने दिनों में करना है, 2 दिनों में करना है।
तो 48 मल्टीप्लाई बाई 4, काम को कितने दिनों में करना है? 2 दिनों में करना है। किसके द्वारा करना है? पुरुषों को द्वारा करना चाहिए। हमने मान लिया टोटल पुरुष n है, तो n पुरुष जो हैं इस काम को निपटा पाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? n और जो है मल्टीप्लाई बाई किससे कर दो आप? मेल, जो भी पुरुष, सॉरी जो भी आपके पुरुष हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट। तो 2 से इसको आप अगर करोगे और 2 आपका यहाँ पे भी आएगा। मेल की जो एफिशिएंसी है वो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो जो n की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी? 48 यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। पहले से जो हमारे काम कर रहे थे, क्योंकि मिलकर काम कर रही थी महिलाएं और पुरुष, तो 16-16 काम कर रहे थे, तो जो शेष हमें और लगाने पड़ेंगे। तो 48 माइनस 16 बराबर 32 एक्स्ट्रा ऑफ मैन पावर की हमें जो यहाँ पे वो ज़रूरत यहाँ पे होगी। तो 32 मतलब ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, वो क्या कह रहा है? कह रहा है 12 डिवाइड बाई 33 माइनस 2 और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4। सिंपल सा है। तो ये कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6 और 12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और प्लस 8 चौक 32 हो गया, और माइनस 4। 12 को 6 से अगर आप भाग करेंगे तो आएगा 2, और प्लस 32 और माइनस कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 4, ठीक है। तो 32 और 2 34, 34 में से 4 गए तो कितने बचे? 30। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बराबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 48,000 की राशि है। 2 व्यक्ति हैं, एक तो है अनिल, दूसरा है आदित्य। आदित्य है और इनको जो है वो किस अनुपात में बांटी गई है? 11:13 में बांटी गई है। मतलब ये टोटल यूनिट की बात करें तो ये कितनी हो गई? 11 और 13 24 यूनिट की वैल्यू हो गई 48,000। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो अगर हम निकालें यहाँ पे तो वो आ गई हमारी 2000, ठीक है। इसके बाद हमसे कह रहा है तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आदित्य का जो हिस्सा है वो कितना है आपका? 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट की वैल्यू मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 2000 बराबर कितनी आ गई? 26,000 जो है वो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, जो कि कौन सी है? वो आपका है आंसर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना दिया है। आधार जिसका दे रखा है 12 दे रखा है। अन्य 2 भुजाओं की मापों का अंतर 6 है। मतलब एक x है तो दूसरी x प्लस 6 होगी, तभी तो अंतर होगा। तो कर्ण जो है बड़ा होता है तो उसको ले लेंगे x प्लस 6, और दूसरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? x। इसके बाद कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो पहले तो हमें भुजाएं पता होनी चाहिए। वैसे तो 12 के साथ में जो हमारा ट्रिपलेट होता है 12, 9, 15 ये होता है। बाकी हम इसको निकाल के देख लेते हैं कितनी भुजा हमारी आ रही है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का मतलब 144, ठीक है। इसको करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 6 दूनी 12, और x बराबर x स्क्वायर प्लस 144। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और जो है 12x बराबर हमारा बचा है 144 माइनस 36। तो ये जो निकल के आएगा हमारा 12x बराबर 144 माइनस 36 108। तो 12 नेमा 108। तो x बराबर कितना निकल के आ गया आपका? 9 निकल आया। तो ये संख्या जो हम 9 निकल आई है, और ये हमारी कितना निकल आया? कर्ण 12 और सॉरी 9 और 6 15। कितनी निकल के आई है? 15 जो है हमारी निकल आई है। कितनी? 15, ठीक है। अब पूछा है परिमाप। परिमाप का मतलब जो होता है त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग। तो 12 प्लस 9 और प्लस 15। तो 12 9 21, 21 और 15 36। 36 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा? इसका परिमाप होगा। सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 542 प्लस 321 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 542 माइनस 321 का होल ऑफ स्क्वायर अपान में जो है 542 मल्टीप्लाई 321। देखो वैसे तो ये बार बार लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट भी आपको लोगों को पता ही होगा, ठीक है। हम ले लेते हैं 542 को ए ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट करके मान लेते हैं, और वहीं 321 के लिए हम बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब ऊपर अगर आपने ये फार्मूला देखा होगा, अगर फार्मूला नहीं देखा है तो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंड करके आपको बता दें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और अपॉन में ए बी। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर वाले कट हो गए हैं दोनों। तो ऊपर बचेगा 4ab बटे ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा बराबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि HCF ज्ञात करो। दो हमें जो है फैक्टर के रूप में आंकड़ा या डी जो है दे रखे हैं संख्याएं। जब फैक्टर्स दे रखे हैं तो जो है HCF हमें यहाँ इसका ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में हो और अधिकतम रूप से उनको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, और दोनों में जो पावर है वो ऐसी अधिकतम पावर क्या है हमारी 2 है, ठीक है। इसी तरह से 3, तो 3 की पावर 4 यहाँ पे दे रखी है और दूसरे में 3 की पावर 6 दे रखी है। तो दोनों में 3 तो है, और 3 की पावर दोनों में जो अधिकतम है वो कितनी है 4, ठीक है। इसके बाद अगला लिखते हैं 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5। तो 5 की पावर तो है ही 5 दोनों में, लेकिन अधिकतम जो है वो कितना है हमारा 3 है, जो दोनों में है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 7 की पावर 2, लेकिन दूसरे में 7 की पावर 7 है ही नहीं, तो उसको हम फिर नहीं लेंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में हमने बताया टोटल वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है, और 360 डिग्री की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ये कस्बे की कुल जनसंख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है 7,20,000। वो कितनी दे रखी है आपको 7,20,000 आपको दे रखी है। तो 1 डिग्री की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी 36 दूनी 72, 3 मतलब 720। तो यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी 2000 निकल के आ जाएगी 1 डिग्री की वैल्यू। इसके बाद हमसे पूछा है तो एनिमल्स की संख्या बताइए, एनिमल्स की पशुओं की संख्या बताइए। एनिमल्स जो दे रखे हैं वो हमारे दे रखे हैं 30 डिग्री में, तो मतलब 2000, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 30 से करना है। तो उनकी संख्या जो निकल के आ गई वो हमारी 60,000 निकल के आ गई, मतलब ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं। 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।